अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 1 से 2 दिन में तकरीबन कहा जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि आज कल में फाइनलाइज़ हो जाएगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की जो कैबिनेट है, उसकी फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कौन-कौन उसमें शामिल होगा वो ज़रा आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा जो दफ्तर ख़ारजा का बयान आया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है वो भी आपको आगे चल के बताएँगे। और ऐसे में ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि अ, अब ये सॉफ्ट स्टेट वाला इमेज जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए हमारा, और एक हार्ड स्टेट बन के ही अब हम आगे बढ़ेंगे। एग्ज़ैक्टली उनकी जो गुफ्तगू थी, उनकी उन्होंने ट्वीट किया था, वो आपके सामने रखेंगे। और वो ट्वीट जो है वो ज़ाहिर है टीएलपी के उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने रखा था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने बड़े अच्छे से इनके साथ डील किया है, टीएलपी के साथ। और उनको जो है उनको प्रेज़ करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, और उसी तरह से मामलात को आगे लेकर बढ़ना चाहिए कि ये जो बलवे होते हैं, बलवाई होते हैं, इनके साथ कैसे डील करना चाहिए। सो उस हवाले से बात करेंगे। शुरू करते हैं जी, सोहेल आफरीदी साहब। अब इनकी तो मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो पाई, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स ये हो रही थी कि इनके कान में आके बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब से मिले, और इमरान खान साहब से मिलने के बाद इनको आके बता रहे हैं कि खान साहब ने किन-किन का नाम दिया है। और हमने आपके सामने अपनी एक वीडियो में बताया भी था आपको, कि खान साहब ने कुछ नाम के हवाले से तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं ऐड करने के लिए कहा है। और इमरान खान साहब ने ये तमाम तर जो अथॉरिटी है, इख्तियार है, जो स्वाबदीद है, वो कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब पे है, इन पर वो एतमाद करते हैं। उनको पक्का पता है कि सोहेल आफरीदी साहब ने जो मामलात हैं वो किस तरह से लेके आगे बढ़ने हैं। अनलाइक गंडापुर साहब के ऊपर जो चार्जेस थे और जो एक इम्प्रेशन उनके हवाले से प्रिवेल कर रहा था, सोहेल आफरीदी साहब के पास जी सेनेटर्स आते हैं। अली जफर साहब का बताया जाता है, ज़राए कहते हैं कि अली जफर साहब थे। और ये जो सेनेटर मशाल यूसुफ जई हैं, ये आती हैं और ये आके बताती हैं कि खान साहब ने मुलाकात में जो बताया है जिन नामों के हवाले से, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब को वो कहते हैं कि जी इनको रखा जाए, और इनको उनकी पुराने वाले पोर्टफोलियो पे ही ना सिर्फ उनको रिटेन किया जाए, यानी कि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उनके पास थी, तर्जुमान थे वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उसके साथ साथ ही इनको इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दी जाए बैरिस्टर सैफ साहब को। सोहेल आफरीदी साहब को ये आके पैगाम दिया जाता है। मशल यूसुफ़ज़ई बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही हैं। उनसे मुतालिक एक आध चीज़ और भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सोहेल आफरीदी साहब को ये आके पैगाम दिया गया। अब सोहेल आफरीदी साहब कान के कच्चे नहीं हैं। सोहेल आफरीदी साहब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और एक ग्रास रूट्स वर्कर है। उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि किस तरह से मामलात चलाए जाते हैं। और जो तमाम लोग ये बात कह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब तजुर्बा नहीं रखते, तो सोहेल आफरीदी साहब जिस तरह से मामलात को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, अभी तो उनका स्टार्ट है, लेकिन स्टार्ट में ही वो बहुत स्मार्टली, बहुत केयरफुली चल रहे हैं। सो वो कान के कच्चे नहीं हैं। उनके कान में आके आप जिस तरह की भी बात करेंगे, वो उसको स्क्रूटनाइज़ ज़रूर कर रहे हैं। उनको पता है कि क्या चीज़ डायरेक्ट इमरान खान साहब से आ रही है, और क्या चीज़ वो मिलावट के साथ जो है इन तक चीज़ें बहुत सारी ऐसी पहुँच रही हैं, लेकिन इनको समझ आ गई है। सोहेल आफरीदी साहब की कैबिनेट में कौन-कौन होगा? मीना खान आफरीदी साहब का कहा जा रहा है, अरशद अय्यूब हैं, अदनान कादरी, फज़ल शकूर हैं, फैसल तरकई हैं। इसके अलावा आफ़ताब आलम हैं, फ़खर जहान हैं, आकिबुल्ला हैं जो कि असद कैसर साहब के भाई हैं, फैसल तरकई शाहराम तरकई के भाई हैं। और ये 8 रुकनी काबीना का बताया जा रहा है, जो कि आजकल में ये हल्फ भी उठा लेंगे। बाकी अरकान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो दूसरे मरहले में हल्फ उठाएंगे। ये 8 रुकनी काबीना है जो कि आजकल में हल्फ ले लेगी। दूसरे जो नाम है वो एक सेकंड फेज में हल्फ लेंगे, जिसमें वुज़रा, मुशीर और मावनीन खुसूसी बताया जा रहा है। उनके नोटिफिकेशंस भी दूसरे फेज में, दूसरे मरहले में होगा। इसमें बताया जा रहा है कि मुजम्मिल असलम साहब भी, उनका नोटिफिकेशन भी होगा, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट स्टेज। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये भी है कि कोर कमेटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब इजलास होता है, तो जाहिर है एक सहाफ़ी का काम है कि जी उसके तक खबर पहुंचे। उसके बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज से खबर जो है वो पूछी जाती है। नेचुरली हम वर्किंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद ही फिर आप तक सामने चीज़ें रखते हैं, और चीज़ों की तस्दीक भी होती है उन बातों की।
जब हम बात रखते हैं आपके सामने तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में नाराज़ भी होते हैं कि जी बताया नहीं, इनको नहीं बताया, तो बाकायदा तौर पे हमारा भी नाम लेकर कहा जा रहा है कि जी अब तक अलीना शिगरी को नहीं बताया। वो प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी हो, पॉलिटिकल कमेटी हो, उसकी मीटिंग्स का अहवाल जो है वो बाहर मीडिया तक कैसे चला जाता है। तो इन तमाम लोगों के लिए कि जो इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, जो एक कांस्टेंट फियर के साथ जो है वो जी रहे हैं कि उनकी मीटिंग्स की डिटेल्स, किसने क्या कहा, किस पर किसने गुस्सा किया, किसकी क्या बात जो है वो सामने रखी गई, ये तमाम बातें मीडिया तक कैसे पहुंचे। मीडिया का काम है खबरें निकालना, खबरें अवाम तक पहुंचाना, मुसद्दका खबर अवाम तक पहुंचाना। इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। इसी तरह हम काम अपना जारी भी रखेंगे, इसी तरह से हमारे पास खबरें आती भी रहेंगी और हम इसी तरह से चीज़ें अनफोल्ड होते हुए अवाम तक बर वक्त हम चीज़ें और डिटेल्स रखेंगे। सो आप परेशान होना छोड़ दें और वो तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कंसर्न लोग हैं, जो ये एतराज़ उठा रहे हैं कि जी मीडिया तक कैसे खबर आ जाती है, तो मीडिया यहाँ पर फारिग नहीं बैठा। मतलब बहुत कोशिशें यही हैं कि फारिग हो जाए हर तरह से, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो अपना काम पूरा करते रहेंगे। अब ज़रा आपको बताते हैं दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान की जो स्टेटमेंट आई है एक रोज़ पहले कि जी काबुल में कोई आइन मौजूद नहीं, वहाँ एक ग्रोह ताकत के बल पर इक़्तिदार में है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि एक दिन अफ़गान अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत को देखेंगे। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। काबुल के कॉन्टेक्स्ट में दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन अब मैं आपको दोबारा पढ़ के ये सुनाती हूँ और अब आप काबुल के कॉन्टेक्स्ट में इसको ना देखिए। मुल्क में कोई आइन मौजूद नहीं, यहाँ एक ग्रोह ताकत के बल पर इक़्तिदार में है। उम्मीद है कि एक दिन अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत को देखेंगे। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने ये कहा तो अफ़गानिस्तान काबुल के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन पहला जुमला काबुल में कोई आइन मौजूद नहीं। तर्जुमान साहब से सवाल मेरा ये है कि पाकिस्तान में भी अब यही सवाल हो रहा है कि क्या पाकिस्तान में कोई आइन है? अगर है तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसी आइन के मुताबिक जो तमाम हुकूक है, जो अवाम को वो आइन गारंटी करता है, वो उससे छीन क्यों लिए गए? और अगर वो आइन है पाकिस्तान में स्टिल इन प्लेस, तो उसकी अमल दरामद इतनी पेचीदा क्यों बना दी गई है? उसकी इतनी ब्लेटेंट खिलाफ वर्जियाँ हमें क्यों नज़र आ रही हैं? बहुत सारे और भी सवाल हैं। दूसरा इनका जुमला था कि वहाँ एक ग्रोह ताकत के बल पर इक़्तिदार में है, एक ग्रोह ताकत के बल पर इक़्तिदार में है। यही सवाल अवाम के भी दिमाग में है, यही बात जो है और जो ये ग्रीवेंस है वो अवाम का भी है कि ताकत के बल पर इक़्तिदार में आना, इक़्तिदार पर काबिज़ हो जाना, एक ग्रोह जो कि इक़्तिदार पर काबिज़ हो गया है, ताकत, पावर से, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ोर ज़बरदस्ती से, यही जो दर्द है वो यहाँ की अवाम भी रखती है। और यही बात ज़रा क्लोज़ली अगर आप सुनने की कोशिश करें अपने ठंडे कमरों से बाहर निकल के, तो आपको सुनाई देगा कि ये अवाम भी यही राय रखती है पाकिस्तान के हवाले से। तीसरा, दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान कहते हैं कि जी पाकिस्तान को उम्मीद है कि एक दिन अफ़गान अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हुकूमत को देखेंगे। पाकिस्तान को काबुल के हवाले से तो उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को अपने यहाँ पर भी उनको यही उम्मीद है और ऐसी उनकी वो उम्मीद लिए बैठे हैं कि यहाँ पर भी अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है, अवाम अपने हकीकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जो हुकूमत है, उसको काश एक दिन देखें, क्योंकि 8 फरवरी 2024 को उन्होंने जो वोट्स दिए थे, वो वोट पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं बनी। सो अवाम के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, उन पर मुश्तमिल हुकूमत आखिर कब बनेगी? ये पाकिस्तान में भी तर्जुमान साहब यही सवाल उठाया जा रहा है। आप बहुत दूर ना जाएँ, आप काबुल के लिए ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप को देखना होगा, ज़रा हमें अपने गिरबारों में भी झाँकना होगा कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। क्या पाकिस्तान पे आइन पर मुकम्मल अमल दरामद है? क्या पाकिस्तान में कोई ग्रोह इस वक़्त इक़्तिदार पर ज़ोर ज़बरदस्ती से काबिज़ है? और क्या तो अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत है या अवाम की जो नुमाइंदे हैं उस पर मुश्तमिल हुकूमत
क्या वाकई में इस मुल्क में कायम है? सो ये इतनी कोई एक आयरनी, शदीद आयरनी इस इनके इस सेंटेंस में देखी जाती है, जो कि काबुल के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काबुल का मसला है। पाकिस्तान में जब यही हालात हों तो फिर आपको दूसरे के घर पे वो जो आपका खुद का जब शीशे का घर हो तो आप दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। इस वक्त आपके जो मुल्क की आवाम का कंसर्न है वो भी यही है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क में हमें जो है वो कानून कहीं नजर आए, हमें आइन की पासदारी नजर आए, आइन की हुक्मरानी नजर आए, कानून की हुक्मरानी नजर आए। और अगर कानून की हुक्मरानी होगी तो फिर हमें ये सब भी स्टेटमेंट्स नहीं सुनने को मिलेंगी जो कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट के जरिए। हमें रियासत का सॉफ्ट स्टेट इमेज खत्म करना होगा, पाकिस्तान को कानून और आइन के मुताबिक एक हार्ड स्टेट की शनाख्त बनाना होगी। पंजाब ने इसकी इब्तिदा कर दी है। अब जो मैं ये बात कही थी कि तर्जुमान साहब की इस गुफ्तगू से ही कि अगर तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, कानून पर अमल दरामद होता हुआ हमें दिखाई दे, तो फिर हमें हार्ड स्टेट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक आप चला रहे हों, फिर हमें इस किस्म के ना बयान देने की ज़रूरत पड़े, ना हमें इस किस्म के कोई इक़दामात लेने की ज़रूरत पड़े कि हम हार्ड स्टेट जो है वो बनने जा रहे हैं। और हम हार्ड स्टेट ही तो है। मतलब अगर आपकी रियासत का रवैया अपनी आवाम के साथ इस तरह से एक वो ज़ालिमाना नज़र आए कि आप अपनी जो आपका जो हर सेगमेंट है वो आपसे इतना शदीद इस वक्त नाला नज़र आए। आप सहाफ़ी हों, उस पर हमले होते हैं, उस पर पर्चे होते हैं, उसको ऑफेयर कर दिया जाता है एंकर्स को। आप नॉट जस्ट दैट, आप उनके अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, उनको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर करते हैं, बोलने की आज़ादी बंद हो जाती है। सियासी वर्कर्स हो उन पे लाठी चार्ज होती है, उनके घरों में घुस के जो है उनके अरेस्ट वगैरह हमें नजर आता है, उन पर स्ट्रेट फायर होता है। इंसाफ की अदम फरामी है, डिलिबरेट हमें डिलेज नजर आते हैं, इवन कोर्ट्स के लेवल पे वो सब कुछ आपके सामने है। आईनी हुकूक अगेन छीन लिया गया है, और फिर हम इंसानी हुकूक की जो पामाली है वो भी हम सरीहन देख रहे होते हैं। सो ये सब क्या है? मतलब हुक्मरानों से सवाल है मेरा कि क्या ये हार्ड स्टेट नहीं है? जिस किस्म के हम इकदामात कर रहे हैं, क्या ये हार्ड स्टेट की तस्वीर नहीं? क्या ये हम एक सॉफ्ट स्टेट की इमेज दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इतने जो इकदामात लिए जा रहे हैं, ये जो रूथलेसनेस और ये जो ब्रूटैलिटी है जो कि स्टेट की तरफ से अडॉप्ट की गई है। सो आप पहले से ही हार्ड स्टेट हैं। आप अब कोई हार्ड स्टेट बनने नहीं जा रहे, आप पहले से ही हार्ड स्टेट है, ये आपको मानना होगा। आप जिस किस्म के इकदामात कर रहे हैं ये हार्ड स्टेट वाले ये इकदामात है। और होना तो आइडियली आपको एक मॉडरेट स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए एज पर योर कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर तो आप लॉ आपके मुल्क में जो है वो नाफिज हो, उस पर अमल दरामद हमें नजर आ रहा हो, आइन पर अमल दरामद नजर आ रहा हो, और तो फिर आपको हार्ड स्टेट बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं बाकी रह जाती। रियासत जो है वो शहरियों की मुहाफ़िज़ होती है, दुश्मन नहीं होती। रियासत का काम सख्त होना नहीं, मुनसिफ होना है। रियासत हमेशा एक नरम गोशा रखती है, एक नरम रवैया रखती है अपने लोगों के साथ। रियासत इतनी सख्त नहीं होती जो हमें बार बार बताया जा रहा है कि जी रियासत जो है अब वो हार्ड स्टेट मोड में जा रही है। अब बदकिस्मती से आपने हार्ड स्टेट का रवैया जो है वो उसी अवाम, बेबस अवाम, महंगाई से सताई अवाम, गुर्बत की सतह से नीचे रहने वाली अवाम, इस मुल्क में अरबों रुपए की मद में टैक्सेस देने वाली अवाम, उसकी जेब आप खाली कर चुके हैं। ये वही अवाम है जो कि कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार रही है। आप उसी अवाम के लिए आपका ये हार्ड स्टेट रवैया है। हार्ड स्टेट आपने, मजाल है जो हम उस माफिया के हवाले से हार्ड स्टेट वाले कोई बयानात सुने या हम हार्ड स्टेट वाले कोई मेजर्स देखें, उस माफिया को अकाउंटेबल ठहराने में जो माफिया हमें बताया जाता है कि जी 300 अरब रुपए की लूट खसूट कर लेता है चीनी की स्कैंडल की मद में, गंदम स्कैंडल की मद में, ये 400-300 अरब रुपए निकलवा लेना, आवाम की जेबों से घसीट लेना, अपना मुनाफा बना लेना, ये सब तो किसी खाते में ही नहीं आ रहा है। और ना ही कोई हमें हार्ड स्टेट रवैया ऐसे लोगों के खिलाफ नजर आएगा। ये जिस किस्म की जो एक करप्शन हो रही है इस मुल्क में, डेली बेसिस पे जो हमें हमें करप्शन नजर आ रही है, रिश्वत दी जा रही है, डेली बेसिस पे अरबों रुपए की रिश्वत दी जाती है। ये आके हमें ताजर बता रहे हैं, लाहौर चेंबर के जो प्रेसिडेंट है वो हमें इंकशाफात करके बता रहे हैं, लेकिन हार्ड स्टेट रवैया हमें उन अनासर के खिलाफ कभी भी नहीं नजर आएगा। वो जो क्राइम टेरर नेक्सस की बात की जाती है, जो कि बाकायदा तौर पे सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, तमाम तर सियासी जमातों के जहाँ जहाँ जो क्राइम एंड टेरर उस पूरे नेक्सस में वो इन्वॉल्व है,
और जो कि मेरे ख्याल से अथॉरिटीज़ के पास भी, एजेंसीज़ के पास भी तमाम तर इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन हमें हार्ड स्टेट मोड में कभी भी नहीं नज़र आएँगे और कोई कार्रवाई हमें होती हुई दिखाई नहीं देगी। सबसे बड़े मुजरिम जो इस वक़्त बैठे हैं, जो कि कौमी ख़ज़ाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके खिलाफ कभी हार्ड स्टेट ना रवैया होगा, ना कोई बयान आएगा। उनसे जी हमें डर लगता है। इसलिए उनके खिलाफ कोई भी बयान हमें कभी भी नहीं नज़र आएगा कि हुकूमत कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का आगाज़ करे। घूम फिर के सिर्फ़ और सिर्फ़ वो गरीब और मिस्कीन और बेबस अवाम है, जो कि वैसी इस वक़्त पाई-पाई को मोहताज हुई हुई है, कर्ज़ों के तले जो है वो दबती चली जा रही है, अपना सिर्फ़ गुज़ारा करने के लिए कितने तो कर्ज़े लोगों ने ले लिए हैं। इनको ज़ाहिर है इनके महलात तक जो है वो आवाज़ें नहीं जाती गरीब अवाम की। सो उस गरीब पर ही तमाम तर हार्ड स्टेट वाले हरबे भी चलेंगे, मेजर्स भी चलेंगे, हथकंडे भी चलेंगे और गरीब ही को मतलब आपका सबसे बड़ा कसूर तो इस मुल्क की अवाम का ये है कि आप गरीब पैदा हुए हैं। आप ना शरीफ पैदा हुए हैं, ना आप भुट्टो पैदा हुए हैं। आप गरीब पैदा हुए हैं, सो आपने सफ़र करना है। आपकी जो सजेशंस थी और आपकी जो राय थी सोहेल आफरीदी साहब की उस सिक्योरिटी इजलास में ना शिरकत करने के हवाले से मोर लेस सब ने मेजॉरिटी इज़ ऑफ द ओपिनियन कि सोहेल आफरीदी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम उन्होंने लिया इसमें नहीं जाके और जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनसे कोई तवक्को नहीं की जाती, अवाम कोई तवक्को नहीं रखते उन मीटिंग्स में बैठने की कोई बिल्कुल बैठना पॉइंटलेस था और बैठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सोहेल आफरीदी साहब ने आप सब के मुताबिक उन्होंने ये दुरुस्त इक़दाम किया। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे जो जजेस के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया है, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी भी पहली आ चुकी है, वो अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर तो इस मुल्क में जो हमें जिस तरह से हुक्मरान बताते हैं कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, जो हाल है उस पर ये कहना इस ऑडेसिटी के साथ कि मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, अगर तो मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल पड़ा तो क्या होगा? वो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।